नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगने से जुड़े संशोधन विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे जाएंगे जनहित से जुड़े कई सवाल। एसआईआर पर आज भी संसद में गतिरोध के आसार। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने जारी किया ऑडियो क्लिप। फाल्टा विधानसभा में तृणमूल पर प्रशासनिक मदद से मृत वोटर्स के नाम नहीं काटने के निर्देश। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद में महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर वोटिंग आज। प्रस्ताव पारित होने पर दोनों देशों को सैन्य सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स, रिफ्यूलिंग और संयुक्त अभियानों में मिलेगी बड़ी सुविधा। और काशी में आज से तमिल संस्कृति की गूंज। काशी तमिल संगमम 4.0 की शुरुआत आज से। तमिलनाडु से लगभग 1,500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संचार साथी ऐप पर विपक्ष के आरोपों पर सरकार का बयान आया है। जी हां, संचार साथी के बहाने नए मुद्दे ना बनाए विपक्ष, ये कहना है किरेन रिजिजू का। संचार साथी ऐप साइबर क्राइम रोकने के लिए है। किरेन रिजिजू का कहना है कि संचार साथी ऐप जो है वो साइबर क्राइम रोकने के लिए है। दरअसल दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप प्री इंस्टॉल होना अनिवार्य कर दिया है, और जिसके बाद आज विपक्ष की ओर से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है, आपत्ति जताई है, कहा है कि यह मुद्दा डिस्कस होना चाहिए संसद में। स्नूपिंग का संदेह जताया गया है, जिस पर किरेन रिजिजू ने कहा है कि संचार साथी ऐप दूरसंचार क्षेत्र में साइबर अपराध और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। तो संचार साथी ऐप साइबर क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर है, संचार साथी ऐप पर विपक्ष के तमाम आरोपों पर सरकार का बड़ा बयान आया है। जी हां, संचार साथी के बहाने नए मुद्दे ना बनाए विपक्ष, ये कहना है किरेन रिजिजू का। संचार साथी ऐप साइबर क्राइम रोकने के लिए है। विपक्ष के तमाम आरोपों पर सरकार का सीधा और सटीक बयान आया है, सटीक जवाब आया है कि संचार साथी के बहाने नए मुद्दे ना बनाए विपक्ष। जी हां, आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल होने को अनिवार्य किया है, जिसके बाद आज विपक्ष की ओर से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आपत्ति जाहिर की है, कहा है ये मुद्दा डिस्कस होना चाहिए। स्नूपिंग का संदेह जताया गया है, जिस पर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। रिजिजू ने कहा है कि संचार साथी ऐप दूरसंचार क्षेत्र में साइबर अपराध और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, हम जानते हैं कि साइबर अपराध जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और साइबर अपराधों को रोकना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उसी सिलसिले में संचार साथी ऐप कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकता है, लेकिन विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बिल्कुल मददगार साबित होगा। और आप देखें कि लाखों करोड़ों लोगों से जो साइबर ठगी है वो प्रति महीने होती है, और बड़ी संख्या में एक जो रकम है, जो लोगों की मेहनत की जो कमाई है वो जो साइबर अपराधी हैं उनके पास चली जाती है। और ये साइबर अपराधी सिर्फ नहीं, देश के नीरज, आप कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। आपसे संपर्क करेंगे। अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि संचार साथी ऐप के बहाने विपक्ष जो है राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है और लगातार जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो संचार साथी ऐप पर
सरकार का सीधा और साफ बयान आया है कि ये जो है साइबर अपराध रोकने के लिए है। संचार साथी ऐप साइबर अपराध रोकने के लिए है। जिस तरह से देश भर में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उन पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए संचार साथी ऐप जो है कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, किस तरह से संचार साथी ऐप जो है ये साइबर अपराधों को रोकने में सहायक होगा और किस तरह से विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है? देखिए शैला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें कि हर महीने लाखों करोड़ों जो साइबर के जो केस हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। लोगों की मेहनत की गाड़ी जो कमाई है वो साइबर अपराधियों के खातों में चली जाती है और ये साइबर अपराधी देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी लगातार सक्रिय हैं और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इन साइबर अपराधियों पर लगाम लगाई जाए। साइबर जो संचार जो साथी ऐप है वो भी इसी दिशा में एक कदम है और आप देखें कि जब इस ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे तो जैसे ही इस ऐप को खोलते हैं सबसे पहले जो ऐप है वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे। उसके बाद OTP उस मोबाइल नंबर पर आएगा और उससे ये पता लग जाएगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है कहीं चोरी का मोबाइल फ़ोन तो नहीं है, क्योंकि IMEI जो नंबर है वो OTP के माध्यम से मैच होगा तो ये पता लग पाएगा कि ये वास्तव में मोबाइल किसका है। कोई इसका जो दुरुपयोग है वो तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखें कि 5 करोड़ के करीब जो लोग हैं उन्होंने संचार साथी ऐप है उसको डाउनलोड किया है। पिछले कुछ समय में 7 लाख के करीब जो मोबाइल फ़ोन चोरी के थे वो इस संचार साथी ऐप के माध्यम से बरामद हो चुके हैं। 37 लाख के करीब ऐसे केस सामने निकल कर आए जो एक तरीके से जो मोबाइल कनेक्शन है गलत तरीके से अवैध तरीके से लिए गए, उनके बारे में जो जानकारी है वो सामने आ पाई और उनको ब्लॉक किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि साइबर अपराध को रोकने के लिए ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। और चूंकि विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप पहले भी आप देखें कि लगातार आया है कि सरकार फोन टेप कर रही है, लोगों की निजता का उल्लंघन कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर से ये बताया गया है कि जो लोग हैं उनकी निजता का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं है। सरकार साइबर जो सुरक्षा है वो पुख्ता करना चाहती है, वो मजबूत करना चाहती है। आप देखें कि आज भी प्रियंका गांधी है, उन्होंने जो लोगों की जो निजता है खासतौर से मोबाइल में उसका जिक्र किया, जबकि सरकार पहले से ही कह रही है कि लोगों की निजता का मामला नहीं है, साइबर सुरक्षा का मामला है। लोगों की निजता का भी ख्याल रखा जा रहा है और साइबर सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है। यही कारण है कि जो संचार साथी ऐप है वो अब अनिवार्य बनाया जाएगा। जो भी मोबाइल निर्माता हैं वो इस ऐप को मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ साथ ही जो भी आयातक हैं वो भी इस मोबाइल को इंस्टॉल करेंगे इस ऐप को। हाँ नीरज, जो नए मोबाइल है प्री इंस्टॉल ऐप उनके लिए, लेकिन जिनके पास पहले से मोबाइल है और जो अभी बदल नहीं रहे हैं उनके लिए क्या? देखिए बिल्कुल उनके लिए भी ऑप्शन है, वो जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे हम दूसरे ऐपों को डाउनलोड करते हैं। इसी तरीके से चाहे एंड्रॉयड सिस्टम हो या फिर एप्पल का जो iOS सिस्टम हो, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। कुछ एक स्टेप हैं उसके माध्यम से अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप देखें कि साइबर सुरक्षा के लिए ये बड़ा एक कदम है सरकार का और सरकार की भी लगातार कोशिश है साइबर सुरक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता किया जाए, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों से जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार अपना जो शिकंजा है वो कसते जा रहे हैं। भोले वाले जो लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई है उसको ठग लेते हैं और जो साइबर अपराधी हैं नए नए तरीके निकालते रहते हैं, चाहे ईमेल के द्वारा, SMS के द्वारा, आपको फ़ोन कॉल करेंगे उसके द्वारा, कुछ बैंक का SMS देंगे, कोई लॉटरी का जो प्रलोभन है वो देंगे। इस तरह के तमाम जो उपाय हैं वो करते रहते हैं और आप देखें कि जिन माध्यमों से ये मैसेज भेजते हैं वो ज़्यादातर फ़ोन चोरी के होते हैं, लेकिन जब संचार साथी ऐप उस फ़ोन में डाउनलोड होगा तो जैसे ही आप ऐप से कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी जो जानकारी है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो मोबाइल में आपको OTP आएगा और OTP मैच करेगा IMEI नंबर से, और जब ये दोनों नंबर मैच हो जाएंगे उसी के बाद आप
इस तरह के मैसेज या इस तरह की जो साइबर से रिलेटेड जो काम है वो आप कर पाएंगे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो कर पाएंगे। तो उस वजह साइबर अपराध वाली गतिविधियों पर तो कहीं ना कहीं लगाम लगेगी ही, साथ ही साथ जो मोबाइल चोरी के केस बड़ी संख्या में होते थे कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लग जाएगी। देखिए बिल्कुल लगेगी। और आप देखें 7 लाख के करीब मोबाइल जो फ़ोन चोरी हो गए थे इस संचार साथी ऐप के माध्यम से, उन मोबाइल फ़ोनों को बरामद भी किया। 37 लाख के करीब ऐसे कनेक्शनों का पता लगा जो अवैध तरीके से हासिल किए गए थे। उनके बारे में भी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई। तो निश्चित तौर पर साइबर अपराध को रोकने में ये मील का पत्थर होगा। विपक्ष नाहक ही इसको लेकर विरोध कर रहा है। विपक्ष को ये भी देखना चाहिए कि बड़ी संख्या में लोगों की गाड़ी कमाई साइबर अपराधियों की भेंट चढ़ रही है। तो सरकार को इस संवेदनशील जैसे जो विषय है खासतौर से लोगों की सहायता के लिए बनाए गए उस पर सहयोग करना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र का। आज दूसरा दिन है और लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। और आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर पर चर्चा के लिए नारेबाजी हो रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, सरकार चर्चा के लिए राजी है तो फिर प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है। तो बार बार बात हो रही है कि सरकार जो है राजी है सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए, फिर आखिर ये प्रदर्शन क्यों। ये तस्वीरें हम प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी लगातार जारी है। एसआईआर के बहाने राजनीति साधने की कोशिश, विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी और संसद में आज भी हंगामे के दृश्य। एसआईआर पर चर्चा के लिए नारेबाजी करता विपक्ष। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, सरकार जब चर्चा के लिए राजी है तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? देखिए ये प्रदर्शन बताता है कि जो विपक्ष है उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। जब एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की बात विपक्ष करता है तो सरकार की तरफ से ये जवाब आता है कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। तमाम जो मुद्दे हैं जो विपक्ष के हैं उन पर सरकार जवाब भी देना चाहती है और उनकी बातों को सुनना भी चाहती है। लेकिन सरकार इस बात का लगातार उनसे अनुरोध कर रही है कि वो कोई टाइम फ्रेम तय ना करें इसके लिए, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से चर्चा की बात कर रहा है और विपक्ष कह रहा है कि सारे कामकाज रोक कर अचानक से जो चर्चा है वो शुरू की जाए, जबकि सरकार का कहना है कि वो जो तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर भी चर्चा हो और इसके अलावा विपक्ष के जो मुद्दे हैं उन पर भी जो सरकार है वो चर्चा कराना चाहती है। आप देखें कि आज 10:30 बजे के करीब जो कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन किया। लेकिन एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी ये दोनों ही कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाते हुए नजर आई, क्योंकि हमें ना तो टीएमसी का कोई सांसद दिखाई दिया और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई सांसद कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि एसआईआर के मुद्दे पर भी एक तरीके से विपक्ष में एक तरीके से दरार दिखाई दे रही है, क्योंकि सपा और टीएमसी दोनों ही इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विरोध कर रही है, आप देखें कि कल भी दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा होता रहा। आज भी लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई कांग्रेस के द्वारा जो हंगामा है एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जबकि सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि वो तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है कि उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है उसको लग रहा है कि जो देश हित के मुद्दे हैं, तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको देश की जनता देख रही है कि संसद जो सदस्य हैं चर्चा करने के बाद उन बिलों को पास करेंगे ताकि देश के लोगों की भलाई के लिए कुछ बेहतर हो पाए। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो अड़चने डालने वाला दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि नारेबाजी करने के लिए और शोर मचाने के लिए वो सदन का समय जो है कहीं ना कहीं बर्बाद करते हुए हर बार की तरह इस बार भी नजर आ रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर जो के विधायी कामकाज हैं जो के होने हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक केंद्रीय उत्पाद संशोधन विधेयक 2025 जो बहुत महत्वपूर्ण है। किन मायनों में महत्वपूर्ण है बताइए, इसके पीछे सरकार का क्या कुछ मकसद है, किस प्रकार से ये लाभकारी हो सकता है आम जन के हित में भी?
देखिए बिल्कुल लाभकारी है। और आप देखें कि जो खासतौर से तंबाकू से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, चाहे हम सिगरेट की बात करें, कच्चे तंबाकू की बात करें, खैनी जैसे जो चीज़ें हैं उनकी बात करें, सिगार की बात करें, उनसे रिलेटेड ये बिल है। और अगर ये बिल पास होता है तो ये जो तंबाकू से बने उत्पाद हैं उन पर जो ड्यूटी है वो बढ़ाई जाएगी, जो टैक्स है वो बढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि इस तरह के उत्पादों का जो उपयोग है वो कम से कम हो, ताकि जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। और हमने देखा भी है कि सिगरेट तंबाकू की वजह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कई तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं, और उन पर सरकार के द्वारा बड़ी संख्या में जो पैसा है वो भी खर्च किया जाता है। तो अब इन पर ज़्यादा टैक्स लगाकर कहीं ना कहीं एक तरीके से हतोत्साहित इन उत्पादों को किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं उनका उपयोग ना कर सकें और उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो। लेकिन आप देखें कि विपक्ष के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि ये सीधा सीधा जो मुद्दा है वो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लाखों करोड़ों लोगों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का एसआईआर पर हंगामा जारी है और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा की कार्यवाही एक बार 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। जी हां, विपक्ष का हंगामा एसआईआर पर लगातार जारी है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह से विपक्ष की रणनीति है, विपक्ष का हंगामा जारी है, उस तरह से ऐसे में कैसे कामकाज हो पाएगा बार बार अगर इस तरह से कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी? देखिए बिल्कुल ये विपक्ष की कहीं ना कहीं हट धर्मिता है, वो दिखाता है, जो निरंकुशता है वो दिखाता है कि विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा कराने की बात कर रही है। सरकार लगातार विपक्ष को आश्वासन दे रही है कि वो जिन भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, जिन भी मुद्दों की बात है संसद में रखना चाहते हैं, सरकार उनको पर्याप्त मौका भी देगी और उस चर्चा में भाग भी लेगी। लेकिन आप देखें कि जैसे ही 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के द्वारा एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया गया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आप देखें कि विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो पार्लियामेंट के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और वो चाहते थे कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो, जबकि सरकार ने कल ही स्पष्ट कर दिया है कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। और एसआईआर जैसे जो मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है और दूसरे मुद्दे जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, उन मुद्दों पर भी सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन समय सीमा के अंदर किसी चीज़ को बांधना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखें कि विपक्ष हठ धर्मिता के तहत लगातार सारे कामकाज रोककर तुरंत चर्चा करने की मांग कर रहा है, जो ना तो लोकतांत्रिक तरीका है और ना ही संसदीय प्रणाली में इस तरह के जो तरीके हैं उनको मान्यता दी जाती है। क्योंकि एक तरीका होता है, आपको नोटिस देना होता है, उसके बाद तमाम सदस्यों को सूचित किया जाता है और उसके बाद ही जो कार्रवाई है शुरू होती है, उसमें समय तय किया जाता है कितने घंटे की चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष ऐसा लग रहा है कि अपनी हठधर्मिता के सामने किसी भी संसदीय जो तरीका और कोई प्रणाली है उसको पालन करने को तैयार नहीं है। और आज भी वही हुआ कि लोकसभा की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, आज भी वही हुआ। लेकिन ये समझना होगा कि सदन को चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, और वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं और सदन जनता के ही पैसे से चलता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम इनपुट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। नीरज, आगे बढ़ेंगे और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट
सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन, सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन, अरे मैं नहीं, सचिन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने रिलीज किया है ऑडियो क्लिप। जी हां, मृतकों के नाम डेथ सर्टिफिकेट के बिना ना काटे जाएं। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। टीएमसी फर्जी वोटिंग की फिराक में, ये बीजेपी का कहना है। तृणमूल का गुलाम बन गया है प्रशासन, ये बीजेपी का कहना है। मृतकों के नाम डेथ सर्टिफिकेट से ना काटे जाए। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। आपको बता दें, ममता बनर्जी घबरा रही हैं और इसीलिए वो अपने प्रशासन के माध्यम से मृत मतदाताओं के नाम नहीं काटने की धमकी बीएलओ को दे रही हैं। आपको ऑडियो क्लिप, ये जो ऑडियो क्लिप के तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये एक बीएलओ की है और इसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि मृत वोटर्स के नाम ना काटे जाएं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव के दौरान अपनी शांति वाहिनी यानी शांति सेना का उपयोग करके फर्जी वोटिंग की कोशिश में है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। तो प्रशासनिक मदद से मृत वोटर के नाम नहीं काटने पर जोर दिया जा रहा है। चुनाव में शांति वाहिनी के जरिए फर्जी वोटिंग की योजना, तृणमूल का गुलाम बन गया है प्रशासन, ये कहना है बीजेपी का। आपको बता दें, एसआईआर के कारण ममता बनर्जी कहीं ना कहीं घबराई हुई नजर आ रही हैं, ये बीजेपी का आरोप है और इसीलिए ममता बनर्जी अपने प्रशासन के माध्यम से मृत मतदाताओं के नाम नहीं काटने की धमकी बीएलओ को दे रही हैं। आपको ये ऑडियो क्लिप जो हम दिखा रहे हैं, ये एक बीएलओ की ऑडियो क्लिप है। इसमें सिर्फ इस बात पर फोकस है कि मृत वोटर्स के नाम ना काटे जाएं। বলুন। বলছি কালকে ফলতাতে তো ওই আধিকারিকদের মিটিং করেছে। হ্যাঁ, সে তো যদিও শুভেন্দু তার এগেইনস্টে বলেছে, কি বলেছে, হ্যালো, সে মিটিং করে বলেছে যে সমস্ত ডেথ কেসগুলো কেন হাতে রেখে দিয়েছেন তুলে দিন। হ্যাঁ, তার ডেথ কেসগুলো তুলে দেওয়ার কথা। তা সবাই আজকে ওরা কালকে থেকে বসেই সব তুলতে শুরু করেছিল বিএলওরা, বুঝেছো তো? হ্যাঁ, তখন উনি এবার আজকে ফোন করে বলেছেন যে যার সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারবেন না তার কোনো ডেথ কেস তোলা যাবে না, বাড়ির লোক লিখে দিলেও। হ্যাঁ, এই বলে একটা আরো অপশন, একটা নতুন অপশন দেখছি দিয়েছে, আমি তোমাকে স্ক্রিনশট পাঠাচ্ছি। সেই আরো রিটার্ন করছে ওদের কাছে। একই জিনিস, এটা যে করেছে এটাও আমি জানি। আমার বাবা তো মারা গেছে, আগের বছর মারা গেছে আমার বুথের। উনি বললো যে ডেথ সার্টিফিকেট লাগবে, আমি আজকে সকালে ডেথ সার্টিফিকেটটা দিয়েছি, বুঝলেন? ওনারা বলছে দাদা সবাই অনেক আগে যারা মারা গেছে তারা তো কেউ দিতে পারছে না, অনেকে তারা দিতে পারতো, তাদের পরিবার লিখে দেবে না? পরিবার লিখে দিয়েছে, ওদেরও তো পরিবারকে লিখিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এখন ভিডিও বলছে যে না, পরিবারকে লিখিয়ে নিলে হবে না, আপনি কাটতে পারবেন না, আপনি ওদের রেখে দিন। ওই ফর্মগুলো ধরে ফিল আপ, মানে আপনি ম্যাপিং করার দরকার নেই। তাহলে ওই ফর্মে সইটা করবে কে? সই তো করে দিয়েছে বাড়ির লোক। বাড়ির লোক তো ডেট বলে সই করেছে, ডেট বলে লিখে সই করেছে। এবার বলছে ফর্মগুলো আপনি ফেরত দিয়ে দেবেন, আপনাকে কিছু করতে হবে না, আপনি খালি আনম্যাপিং করে দিন। ও তো ম্যাপিং করেছে, ম্যাপিং করে ওকে ডেট ঘোষণা করেছে।
तो आखिर क्या है इस ऑडियो क्लिप में जिसे शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया है? बीजेपी का आरोप है कि एसआईआर के कारण ममता बनर्जी घबरा गई हैं और इसीलिए वो अपने प्रशासन के माध्यम से मृत मतदाताओं के नाम नहीं काटने की धमकी दे रही हैं बीएलओ को। और ये ऑडियो क्लिप फाल्टा विधानसभा के एक बीएलओ की है जिसमें सिर्फ इस बात पर फोकस लगातार होता हुआ नजर आ रहा है कि मृत वोटर्स के नाम ना काटे जाएं। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी चुनाव के दौरान अपनी शांति वाहिनी यानी शांति सेना का उपयोग करके फर्जी वोटिंग करने की कोशिश में है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। और सौरभ दत्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, एसआईआर की बात ही शुरू हुई है, तभी से तृणमूल कांग्रेस में कहीं ना कहीं बहुत बौखलाहट देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी की भी ये घबराहट का ही नतीजा है कि वो मृत वोटर्स के नाम नहीं काटने देने के लिए जो है दबाव बनवा रहे हैं। देखिए, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष नेता का आरोप अब तो ऐसा ही है कि वो उनका कहना ऐसा है कि जो जो बात सामने आ रही है इससे तय है कि एसआईआर के प्रोसेस में बहुत सारे ट्रिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं शासक को, जो ऑफिसर्स हैं उनको काम पे लगा के। उनका कहना ये जो फलता विधानसभा का ऑडियो क्लिप रिलीज किया गया है, इसमें उनका कहना है कि इस ऑडियो क्लिप में ये कहा जा रहा है कि जो भी मृत वोटर का नाम है उनका अगर डेथ सर्टिफिकेट ना हो तो किसी का नाम आप कट नहीं सकते। अब हालांकि बीएलओ का कहना है कि बहुत सारे लोगों का 20 साल पहले मौत हुआ है, 21 साल पहले मौत हुआ है, उनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने डिक्लेरेशन दिया है कि डेथ सर्टिफिकेट है, तो क्यों वो ग्रांटेड नहीं होगा। तो ये बात को लेके उनसे बात हो रही है और उसके चलते कल चुनाव आयोग ने एक जो बीएलओ के इंस्ट्रक्शन जारी किया है वो भी काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, जहां पे कहा गया है कि अगर कोई गलती हुआ है तो आप एडिट कर लीजिए, क्योंकि एडिट ऑप्शन दिया गया, आप सुधार लीजिए क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल है। आखिर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो आपके तहत आएगी, आपको जवाबदेही करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। तो ये सारे मामले में और भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फलता दक्षिण 24 परगना, साउथ 24 परगना के अंदर आता है और यहाँ पे वो 2208 वोटर्स का जो अनकलेक्टेड फॉर्म का जो लिस्ट निकला है उसमें चुनाव आयोग का कहना है कि पिछले 23 साल में 2002 से 2025 इस 23 साल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मृत हो, जो शिफ्टेड हो, जो एब्सेंटी हो या फिर जिनका कोई गैर हाजिर नाम निकला हो। तो इन सारे बातों को लेकर ये चर्चा है। सौरभ, ये भी बताइए कि अब तक पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जो है किस लेवल तक आगे बढ़ी है? क्योंकि देखिए ममता बनर्जी अलग ही पसोपेश में थी। पहले वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरने की ही बात कर रही थी, एसआईआर का पूरी तौर पर विरोध करने की बात कर रही थी। बाद में उन्होंने कहा कि वो अपने जो एजेंट्स हैं उनको कहेंगी कि वो जो है लोगों को समझाएं कि कैसे एसआईआर फॉर्म भरना है। तो एक अजीब पसोपेश की स्थिति, ऐसे में एसआईआर का काम कैसा चल रहा है? देखिए, एसआईआर अपने प्रोसेस तो है, वो तो चल रहा है, लेकिन जो आरोप है वो भी सामने आ रहा है। जो आरोप सामने है वो भी सामने आ रहे हैं और जो ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि जैसे यहाँ पे कहीं पे गए थे प्रशासनिक बैठक के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर, तो वो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के सामने जिन पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव को लाया गया था, ये फलता में ही हुआ है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि वो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से फोन पर धमकाना और इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं ये जो है एक दिवालियापन भी दर्शाता है कि इस तरह से बीएलओ को धमकाना, इस तरह से दबाव बनाना। जी, चुनाव आयोग खुद इसको जांच में लिया है कि ये 2208 बूथ में ऐसा कैसे हो सकता है। एक भी अनकलेक्टेड फॉर्म्स नहीं है, 23 साल में एक भी किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, कोई व्यक्ति वहां से शिफ्टेड नहीं हुआ, कोई एब्सेंटी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारी बात चुनाव आयोग की नजर में आए, इसलिए वो रिपोर्ट मांग रहे हैं और ये सब जब रिव्यू हो रहा है तो इसीलिए बीएलओ जो है, जो ईआरओज है, जो एईआरओज है, सबको कहा जा रहा है अगर कहीं पे कहीं गलती हुआ है, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, आप सुधार लीजिए क्योंकि ये लास्ट मौका है आपके लिए। क्या ये कहेंगे कि इस रिव्यू से कहीं ना कहीं घबरा गई है ममता बनर्जी, अपनी जमीन कहीं ना कहीं खिसकते हुए नजर आ रही है और इसीलिए आनन फानन में इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं?
ऐसा ही आरोप बीजेपी का कहना है। अब आगे चल के देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे एसआईआर का प्रोसेस का ड्राफ्ट रोल का चेहरा क्या होता है। जब ड्राफ्ट रोल निकलेगा तब क्या हालत होती है वो देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद ये तमाम इनपुट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, इससे पहले भी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 26 से 28 नवंबर के बीच मतदाता सूची में दर्ज की गई करीब 1.25 करोड़ प्रविष्टियों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और इन सभी का तत्काल ऑडिट कराया जाए। सुवेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजनीतिक कंसल्टेंसी एजेंसी आईपैक डेटा एंट्री प्रक्रिया में दखल दे रही है। उन्होंने दावा किया है कि सीईओ का कार्यालय तक सुरक्षित नहीं है और कोलकाता पुलिस पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। बीजेपी की मांग है कि 26 से 28 नवंबर के बीच हुई सभी प्रविष्टियों की विशेष प्रेक्षकों और चुनाव आयोग की तकनीकी टीम से जांच और ऑडिट कराया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो। ये कोई बीएलओ नहीं है। किस तरीके से मीडिया का साथ व्यवहार ममता की पुलिस किया, अब देख लिया। चुनाव आने वाला है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये लोग को उखाड़ के फेंकेगी। और इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी कल बीएलओ से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता ही बीएलओ बनकर काम कर रहे हैं। बीजेपी भी टीएमसी पर बीएलओस का पैसा खाने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी खुद प्रेशर क्रिएट कर रही है और ममता बनर्जी ने खुद धमकी दिया कि देखिए ज्यादातर बीएलओस ऑनेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि अपनी रूल्स और रेगुलेशन को मानते हुए वो काम करें। लेकिन जब स्टेट के मुख्यमंत्री मंच से, खुले मंच से बोल रहे हैं कि आप याद रखिए आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपको काम करना पश्चिम बंगाल सरकार के ही अंडर में है, तो कौन नहीं डरेगा। बीएलओ थे नहीं वहाँ, सत्तारूढ़ पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे वहाँ, तो सरकार उनके है, रास्ता उनके है, पुलिस बल उनके है, तो उनको तो बड़ी जमाई की आधार से उनको पार किया जाएगा। और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज केरल और बिहार में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। केरल में एसआईआर के खिलाफ सीपीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर को टालने की मांग की है। मामले पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ सुनवाई कर रही है। वहीं बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाई गई एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। हाँ, पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम का इस साल चौथा संस्करण है और पिछले 3 संस्करणों की तरह इस संस्करण में भी तमिलनाडु से लगभग 1400 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। तमिलनाडु से आने वाले 7 डेलीगेशन में शिक्षक, कृषक, विद्यार्थी, उद्यमी और आपको सीधे लिए चलते हैं संसद भवन और दिखाते हैं वहां की कार्रवाई। Problem begins when you start questioning the time. Everything cannot be mechanical. In parliamentary democracy, we have to engage in dialogue. We have to engage in discussion. There are many issues in the country. You should not undermine one issue and take up another issue. All the issues are important.
ऑल द इश्यूज आर इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट ये देखिए सर, आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं, और आप जो है गुस्सा यहाँ सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। यू प्लीज गो। तो किरेन रिजिजू को आपने सुना, सदन में जिस तरह शोर शराबा और हंगामे पर उन्होंने बोला कि एक सही नियम के अंतर्गत ही कार्यवाही होती है और उसी के तहत विपक्ष को जो है अपने कार्य करने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। जी हां, इस साल चौथा संस्करण है और पिछले 3 संस्करणों की तरह इस संस्करण में भी तमिलनाडु से लगभग 1400 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तमिलनाडु से आने वाले 60 डेलीगेशन में शिक्षक, कृषक, विद्यार्थी, उद्यमी और साहित्य शिल्प से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। इस बार काशी तमिल संगमम का उद्देश्य है तमिल कर कलाम यानी आओ तमिल सीखे पर रखी गई है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी की रिपोर्ट। ये स्वागत, ये सम्मान, ये भावनाओं का आदान प्रदान। बाबा विश्वनाथ की धरती काशी पर रामेश्वरम तमिलनाडु से आए इन तमिल भाई बहनों का स्वागत हो रहा है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आज शुभारंभ हो रहा है, जिसके लिए पहला जत्था 1 दिसंबर की मध्यरात्रि विशेष ट्रेन से बनारस के मडुआडीह स्टेशन पर उतरा। चेहरों पर खुशी बता रही है कि अतीत से आज की कोई कड़ी जुड़ रही है। कुछ खोया हुआ था जो आज मिल रहा है। भारत अपने भारत से जुड़ रहा है। काशी और तमिल जो एक हो रहा है, एक मिलन हो रहा है, पहले से भी एक था, लेकिन और उसमें गठबंधन में बहुत प्रगाढ़ आ रहा है। आदरणीय हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि इसमें जरूर भागीदारी, मिलन में भागीदारी जरूर होना चाहिए। और बड़ी खुशी के बात आज देखा हुआ साउथ से सब लोग आवा तो, और माननीय मोदी जी भी जब आवलन तो भोजपुरी में रंग लिया देवलन, और हम लोग कहीं माटी के भाषा हो, आज हम लोग देखो तो रात भर जागते। काशी तमिल संगमम जैसे व्यापक और बृहद कार्यक्रम की शुरुआत साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम ने जो सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्तों की नींव उत्तर और दक्षिण के बीच रखी थी, वो लगातार मजबूत होती जा रही है। लगातार अलग अलग संस्करणों में तमिलनाडु से अलग अलग ग्रुप, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, आध्यात्मिक जन, साहित्य और शिल्प से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार भी ऐसे 7 ग्रुप आ रहे हैं, जिसमें 1400 प्रतिनिधि शामिल हैं। ये ग्रुप वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के दर्शन करने के साथ काशी में मुख्य कल्चरल और स्पिरिचुअल जगहों जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, केदार घाट, सारनाथ और तमिल हेरिटेज पॉकेट्स का दौरा करेंगे। काशी तमिल संगमम का चौथा एडिशन हो रही है और इसमें 7 अलग अलग डेलीगेशन तमिलनाडु से आएंगे। लगभग 1800 डेलीगेशन आएंगे और ये 2 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक यहाँ गंगा के तट पर नमो घाट पे इसका आयोजन हो रही है। इस साल का जो काशी तमिल संगमम है, इसका थीम है तमिल करकलाम, यानी आइए हम तमिल सीखें। यही इसका इस साल का जो थीम है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में पहला जत्था आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जो गाड़ी चली थी, उसमें स्टूडेंट्स आए हैं और ये 216 की संख्या में है। इनके साथ 50 शिक्षक भी आए हैं और इन स्टूडेंट्स की 4 दिनों की यहाँ पे जर्नी रहेगी। आज दोपहर के बाद काशी के पवित्र नमो घाट पर आयोजन का औपचारिक शुभारंभ एक भव्य सांस्कृतिक माहौल के बीच होगा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पुडुचेरी एवं तमिलनाडु के राज्यपाल भी शामिल होंगे। हम कह सकते हैं कि काशी की धराधाम पर यहाँ पर काशी तमिल संगमम का जो चौथा संस्करण है, उसकी एक तरीके से शुरुआत हो रही है, क्योंकि पहला जत्था यहाँ पर पहुंच चुका है और इस जत्थे में लगभग 250 प्रतिभागी शामिल हैं, जिसमें कि विद्यार्थी हैं, उनके साथ शिक्षक हैं और वो यहाँ पर आए हुए हैं।
चौथे संस्करण में खासा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि तमिल करिकुलम यानी कि आओ तमिल सीखें, और इसीलिए यहाँ पर शिक्षक आए हुए हैं जो कि लगातार 13 दिनों तक अलग अलग स्कूलों में यहाँ पर बच्चों को तमिल सिखाएंगे और छोटे छोटे शब्दों से वाक्य बनाना सिखाएंगे। और ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है और ये परिणाम है, ये नतीजा है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत दूसरा समूह चेन्नई सेंट्रल से काशी के लिए रवाना हो गया और इस दल में लगभग 200 शिक्षकों सहित कुल 216 यात्री शामिल हैं। ये जत्था 3 दिसंबर को काशी पहुंचेगा। काशी में ये समूह प्राचीन सांस्कृतिक और परंपराओं और आध्यात्मिक धरोहर को समझने के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेगा। इसके अलावा ये समूह प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेगा। ये ट्रेन काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत जो विशेष ट्रेन चलाई जा रही है और इसमें तकरीबन 216 जो शिक्षक हैं वो इसमें इस ट्रेन में जा रहे हैं। ये सेकंड बैच है काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इस पर बोर्ड कर चुके हैं और ये लोग काशी पहुंचेंगे जहां पर ये अयोध्या भी जाएंगे, बनारस भी जाएंगे और इलाहाबाद भी जाएंगे। और कोशिश ये है कि वहाँ की सभ्यता संस्कृति को समझना और वहाँ के जो लोग हैं वो जो तमिल की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो वहाँ के जो कल्चर है उसको समझने का एक प्रयास होगा। और काफी जोश, काफी जुनून इन लोगों के अंदर है कि वो किस प्रकार से काशी जाएंगे और तमाम जो लोग जगह जाएंगे वहां पर वो किस प्रकार से चीजों को वहां पर देखेंगे और वहां पर क्या होता है और ट्रेन में इस बीच में लोगों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं और किस प्रकार का एक्साइटमेंट उनके बीच में है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, काशी तमिल संगमम 4.0 की स्पेशल ट्रेन से। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत तमिलनाडु से पत्रकारों का एक दल कवरेज के लिए वाराणसी पहुंचा है और ये पहल उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता को और मजबूत बनाने का प्रतीक है। पत्रकारों का ये दल विविध कार्यक्रमों और आयोजनों को नजदीक से समझकर अद्यतन संवाद के माध्यम से देश भर तक पहुंचाएगा ताकि इस अनूठे सांस्कृतिक संगम की व्यापक जानकारी लोगों तक पहुंच सके। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण 18वें ग्लोबल फोरम प्लेनरी के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई और ये कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान प्रदान पर आधारित है। सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आज के समय में तकनीक और एआई ने नई सुविधाएं दी हैं जिससे सेवाएं तेज और आसान बन गई हैं, लेकिन इसके साथ ही साइबर सुरक्षा भी जरूरी हो गई है ताकि डेटा, सिस्टम और जनता का भरोसा जो है वो सुरक्षित रह सके। We have sought to integrate exchanged information with broader analysis of compliance and risk. Increasingly, the potential of technology and artificial intelligence offers us the opportunity to make sense of information in more timely and efficient ways. But the key is, it is judgment, responsibility, and an unwavering respect for procedure. और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें यूएई आज अपना 54वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में स्थित यूएई के दूतावास में स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारत और यूएई के बीच बढ़ती साझेदारी को लोगों की साझा खुशहाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 का देश का विजन यूएई के वी द यूएई 2031 विजन से काफी ज्यादा मेल खाता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते सहयोग का भी जिक्र किया और बताया कि आईआईटी, आईआईएम और आईआईएफटी जैसे भारत के प्रमुख संस्थान अब दुबई में स्थापित हो रहे हैं जो भविष्य की साझेदारी का एक मजबूत आधार बनेंगे। UAE considers its relationship with India a priority
and views it as a linchpin of stability. We share a common vision for the future. Both the UAE and India are working for the shared prosperity of the people of both countries. Our vision, the Viksit Bharat 2047, resonates very closely with the vision of the UAE, We the UAE 2031. भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के अपने प्रयास तेज किए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने हवाई और समुद्री मार्ग के जरिए 53 टन राहत सामग्री श्रीलंका पहुंचाई है और इसके साथ ही द्वीपीय देश में फंसे हुए 2000 से अधिक भारतीयों को वापस स्वदेश लाया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार एनडीआरएफ की टीम श्रीलंका के गंभीर रूप से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी रखे हुए है। एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता कर रही है। संयुक्त अभियानों में 150 से अधिक लोगों को बचाया गया है और सहायता प्रदान की गई है। इस बीच भारत के AC-130J विमान के जरिए लगभग 10 टन चिकित्सा सहायता भेजी गई है और इसमें भीष्म मॉड्यूलर, ट्रॉमा क्यूब और वायुसेना का चिकित्सा दल शामिल है। INS सुकन्या श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में स्थित त्रिकोमाले पहुंचा और इसमें 12 टन आवश्यक सामग्री भेजी गई। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 4 दिसंबर की दिल्ली यात्रा के पहले मॉस्को में आज रूसी संसद भारत से जुड़े एक अहम रक्षा समझौते पर मतदान करने जा रही है। भारत रूस के बीच रेलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट रक्षा समझौते की पुष्टि का प्रस्ताव पारित होने पर दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की सैन्य सुविधा, लॉजिस्टिक्स, रिफ्यूलिंग और संयुक्त अभियानों में बड़ी सहूलत मिलेगी। ये कदम दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को रक्षा, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और आर्कटिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगी। पुतिन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा टैरिफ की वजह से दुनिया में भारी असंतुलन पैदा हो गया है। ऐसे माहौल में भारत के लिए ये यात्रा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए अहम है। ये इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि भारत और रूस अपने संबंधों को स्थिरता और नए विस्तार की दिशा में ले जाना चाहते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितने ही जटिल क्यों ना हो। और इंडोनेशिया के सुमात्रा में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलनों ने भारी तबाही मचाई है। डिजास्टर एजेंसी के अनुसार अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 631 हो गई है, जबकि करीब 10 लाख लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकारी एजेंसियां और राहत संगठन तेजी से प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचा रहे हैं। वहीं राहत बचाव दल अब भी 472 लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं और इसके साथ ही राहत कार्यों के बीच हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बात करते हैं कर्नाटक की राजनीति की। कर्नाटक की राजनीति में चल रही अंदरूनी खींचतान लगातार चर्चा में है। अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा, सत्ता में साझेदारी होगी या नहीं होगी, ये अभी साफ नहीं है। ऐसे तमाम सवालों के संकेतों में जवाब देने के लिए आज कर्नाटक के 2 दिग्गज सिद्धारमैया और DK शिव कुमार दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे। ये नाश्ता शिव कुमार के घर पर रखा गया। उप मुख्यमंत्री और उनके भाई DK सुरेश ने अपने घर पर सीएम सिद्धारमैया का स्वागत किया। इससे पहले शनिवार को सीएम आवास पर भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। और आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। ये दिन 1984 की उस भयावह रात की याद दिलाता है जिसने हजारों जिंदगियां ले ली थी। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जो मानव इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। DD न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और प्रदूषण हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। ये तस्वीरें हैं साल 1984 की। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात और जगह थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। रात के लगभग 12 बजे शहर सो रहा था, लोग चैन की नींद में थे,
लेकिन इसी नींद में हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड कारखाने से अचानक एक खतरनाक बेहद जहरीली गैस लीक होने लगी। इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। गैस इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लाखों लोग प्रभावित हुए। ये वो रात थी जिसने दुनिया को दिखाया कि मानव द्वारा किया गया प्रदूषण कितनी भयावह कीमत वसूल सकता है। भोपाल गैस कांड एक दुर्घटना नहीं, चेतावनी थी कि अगर हम प्रदूषण और औद्योगिक सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेंगे तो इंसानी जान की कीमत हमेशा सबसे भारी पड़ेगी। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के रोज 40 बरस पहले भोपाल में एक फैक्ट्री से खतरनाक गैस रिसी थी। प्रदूषण फैला था उससे और उसमें हजारों लोगों की जानें गई थी, हजारों लोग उससे प्रभावित हुए थे। तो उसी की स्मृति में और इन सब बातों के प्रति हम सचेत रहें, इनको लेकर अब हम आसपास का अपना वातावरण अच्छा रखें। इसीलिए हम लोग आजकल 2 दिसंबर को विश्व प्रदूषण दिवस के रूप में मनाते हैं। भले ही आज 40 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रदूषण आज भी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हवा जहरीली हो चुकी है, नदियां कचरे से भर चुकी हैं, मिट्टी में प्लास्टिक और केमिकल मिल चुके हैं और हमारी गतिविधियों ने धरती के तापमान को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, मौसम में भारी बदलाव, ये सिर्फ विज्ञान की बातें नहीं, ये हर आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। बढ़ता प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार कर रहा है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें बहुत जागरूकता पैदा करना है, लोगों को जागरूक करना है। कैसे, किन कारणों से ये पॉल्यूशन हो रहा है उनके बारे में बताना, लोगों को इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देना, कॉलेजों में, स्कूलों में रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से। इन बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से निकली मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस कितनी भयावह थी। ये भोपाल गैस पीड़ितों की तीसरी और चौथी पीढ़ी है जो अब तक इसका दंश झेल रही है। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र में माना गया कि रिसाव से करीब 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3,900 लोग तो बुरी तरह प्रभावित हुए और पूरी तरह अपंगता का शिकार हो गए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर वक्त है खुद से एक वादा करने का कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और सुरक्षित भविष्य के लिए जिम्मेदार बने और जागरूक बने। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और बात करते हैं खेल की। जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना अपने अंतिम ग्रुप लीग मुकाबले में स्विट्जरलैंड से होगा। भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। स्विट्जरलैंड के खिलाफ टीम जीत की लय जारी रखने और अपने कमजोर पक्षों को दूर करने की कोशिश करेगी। भारत और स्विट्जरलैंड दोनों ही पूल बी में 2-2 मैच जीतकर अजेय हैं, लेकिन भारतीय टीम बेहतर गोल अंतर के आधार पर तालिका में शीर्ष पर। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए वर्ल्ड कप चैंपियन हरमनप्रीत कौर को अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये पहली बार है जब बैंक ने किसी महिला खिलाड़ी को अपने ब्रांड से जोड़ा है। इस खास मौके पर हरमनप्रीत कौर को पीएनबी की तरफ से उनके नाम और नंबर वाली एक फ्रेम की हुई पीएनबी जर्सी भी भेंट की गई। पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनते ही हरमनप्रीत कौर ने पीएनबी के 4 नए प्रोडक्ट्स रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड, लेक्स्यूरा के अलावा पीएनबी 1 2.0, डीजी सूर्य घर और IIBX पोर्टल पर पीएनबी की ऑन बोर्डिंग को लॉन्च किया। आज मुझे यहाँ पर खड़ा देखकर many girls are going to be inspired because जैसे कि this is first women cricketer who is going to be brand ambassador of PNB and I think in future many more girls will come and be brand ambassador of many big companies and many big banks, I would say. And I think I just want to thank a lot because this is going to be game changing moment for many girls because
क्रिकेट में हम जो कर सकते थे हमने वो करके दिखाया, बट नाउ द सपोर्ट वी वांट फ्रॉम इंडियन पब्लिक, इंडियन फैंस, that is going to be very game changing moment for all the girls who are sitting there. They are going to get lot of moments back home. आज मुझे यहाँ पर देखकर and they are going to dream big. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।